दोस्तों जब शेयर बाजार गिरता है ना तो लगभग सभी स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे गिर जाते हैं। अभी हमने देखा निफ्टी 50 10% तक करेक्ट करा एक डेढ़ महीने के अंदर, और उसी के साथ अगर हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स 10%, 15%, 20%, 25% तक डाउन हो गए। तो क्या मार्केट के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब इंडेक्स गिरता है, आपका मेन बेंचमार्क इंडेक्स गिरता है, निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तो सभी स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो मार्केट के अंदर ऊपर जा रहे हैं, टॉप लगा रहे हैं और बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है। अब 10 स्टॉक में से आपने देख लिया कि भाई 3-4 स्टॉक जो है वो खराब है, ज्यादा चल नहीं रहे हैं, गिर ज्यादा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स को एंटर कर लेना चाहिए जो मार्केट की गिरावट के अंदर भी कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे, उनके अंदर तेजी बनी हुई है, और वो स्टॉक उठा करके आप अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। तो ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हो और रीबैलेंस करके मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न कमाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि जो बढ़ते हुए स्टॉक है ना आपके पोर्टफोलियो को काफी प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है, वो बढ़ रहे हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा गिरने नहीं दे रहे, और एक टाइम पर आकर के उनकी वेटेज बढ़ जाती है, और अगर उनका फंडामेंटल टेक्निकल अगर अच्छा है तो वो हमेशा आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानने वाले किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे। क्या हमारे पास कोई स्कैनर है? जी हाँ, इस वीडियो के अंदर स्कैनर बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप स्कैनर के थ्रू ढूंढ सकते हैं। और प्लस साथ में सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम करते हैं, एक इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। तो इंडस्ट्री वाइज भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, किस इंडस्ट्री से मैं बाहर हो जाऊं, किस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों मैं एंटर हो जाऊं। तो ये काम भी आप मार्केट के अंदर बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों चीजें जानेंगे कैसे कर सकते हैं, दोनों के स्कैनर इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है, बहुत दिन के बाद हरियाली यहाँ पर देखने को मिली है। ये देखिए, तो लगभग 1% के आसपास निफ्टी 50 बढ़ता हुआ हमें यह दिखाई दे रहा है, और काफी टाइम की गिरावट के बाद थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अच्छी बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो बढ़िया बाइंग निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन देखने को मिली है। और जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर में थोड़ी बहुत अगर मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है तो मैं अपना व्यू एकदम मार्केट में चेंज नहीं करता हूं, और थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट आती है तब भी मैं मार्केट में अपना व्यू चेंज नहीं करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आरएसआई नीचे आ गया है मूविंग एवरेज के, जो हमारा सेटअप है। और इस सेटअप के ऊपर हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस सेटअप में क्या होता है कि हम आरएसआई की लाइन के ऊपर एक मूविंग एवरेज लगाते हैं 14 पीरियड की, और अगर आरएसआई उसके नीचे आ जाता है तो हम इसको वीक मानते हैं, प्लस उस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे। तो दोनों सिनेरियो निफ्टी में मैच हो गए थे। अभी आरएसआई ऊपर नहीं आया है मूविंग एवरेज के, तो तब तक हम स्टिल मार्केट के अंदर एक या तो साइडवेज मार्केट का सिनेरियो सोचते हैं या मार्केट के अंदर गिरावट का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलते हैं। तो फिलहाल दोनों सिनेरियो मार्केट में सोच रहे हैं, लेकिन बुलिश सिनेरियो नहीं सोच रहे। रीजन ये है क्योंकि आरएसआई जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऑब्वियसली आरएसआई भी मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, तब हम अपना व्यू चेंज कर देंगे। यानी जो हमारा सेटअप है ये जल्दी से आपको वीक सिग्नल नहीं देता, और ये सेटअप जल्दी से आपको बुलिश सिग्नल नहीं देता। लेकिन ये जो भी सिग्नल दे रहा है, पहली बात ये प्राइस एक्शन बेस है, मतलब मार्केट एक्शन कर रही है, प्राइस का कोई एक्शन आ रहा है तब जाकर कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट को तो नहीं चला रहा, मार्केट ही इन्हीं इंडिकेटर्स को चला रही है। इंडिकेटर सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं मार्केट को समझने में कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, और बहुत बार ये कंफ्यूज भी होते हैं। इसी वजह से हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेते हैं ताकि नॉइज आपकी काफी हद तक फिल्टर हो जाए। खैर, आज का जो मोटिव है वीडियो का वो यही है। अगर आप देखेंगे मार्केट लगभग 10% के आसपास निफ्टी हाल फिलहाल में नीचे गिरा है ना। तो क्या सभी स्टॉक्स मार्केट के अंदर नीचे गिरे? ऐसा नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए, मार्केट ने एक हाई लगाया था ऑलमोस्ट 26,400 के अप्रोक्स, और मार्केट ने देखिए अभी रिसेंटली एक लो लगाया है 23,800 के आसपास, है ना। तो ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास की मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 12% के आसपास गिरावट देखने को मिली, राइट। तो क्या सभी इंडेक्स मार्केट के अंदर 12% गिरे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूं। आप निफ्टी को आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने हाल फिलहाल में क्या करा? क्या निफ्टी आईटी भी इतना ही गिर रहा है? तो निफ्टी आईटी एक बार देखते हैं। तो ये देखिए निफ्टी आईटी। अब ये दोस्तों इसका चार्ट है, और इस चार्ट में देखिए खास बात क्या है कि आरएसआई अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। तो जब आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया तो स्टिल ये बना हुआ है अपनी तेजी के अंदर, अभी भी बना हुआ है।
तो अगर आप देखिए ये कितना नीचे आया, इसने हाई क्या लगाया था, तो अगर आप इसका हाई देखेंगे ऑलमोस्ट इसका हाई था 43,500 के आसपास होगा, ठीक है, और इसका एक लो था 40,000। तो जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी ने 12% तक का डाउन दिया था, इसने 10% का भी नहीं दिया, ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास का इसने फॉल दिया था, 8%। और उसके बाद आप देखेंगे अभी जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर आप इसकी रफ्तार देखेंगे बढ़ने की, वो निफ्टी से ज्यादा है। निफ्टी जितना बढ़ रहा है उससे तेज रफ्तार से ये बढ़ रहा है। अगर आज ही के दिन अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, आज ही के दिन दोस्तों अगर हम बात करें कितना बढ़ा है, 3.8, लगभग 4% बढ़ा है। निफ्टी 1% बढ़ा है, ये 4% बढ़ा है। तो ऑब्वियसली ये आपको पहले से ही तेजी दिखा रहा है। तो काफी लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाइज ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्री वाइज ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने आईटी लिया हुआ है, बैंक लिया हुआ है, फार्मा लिया हुआ है, रियलिटी लिया हुआ है, रियल एस्टेट लिया हुआ है, तो ये जो इंडेक्स है वो देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है हाल फिलहाल में, किसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, उसको दोस्तों बाय करना ही पसंद करते हैं। अब इसका दोस्तों एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। आप ये देखिए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आईटी ने क्या परफॉर्मेंस दी है। आप आईटी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर सोचता है। तो अगर आप आईटी को देखिए, आईटी ने अभी रिसेंटली एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, रिसेंटली, देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया, यहाँ देखिए रिसेंटली आईटी ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था मार्केट में। देखिए 2022 को एक टॉप बनाया था आईटी ने, देन उसके बाद देखिए 2024 के बाद आप देखिए यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट दिया, यहाँ सस्टेन करने की इसने कोशिश करी है। तो पहली बात इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर ये 2 साल का फ्रस्ट्रेशन था जो अब निकल रहा है ना, 2 साल का फ्रस्ट्रेशन था। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर नहीं जाएगा पता नहीं, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे आईटी 2022 के बाद अब जाकर के हाई लगाया है और एक स्ट्रेंथ इसके अंदर दिख रही है और निफ्टी से ज्यादा गिर नहीं रहा नीचे। तो पहली बात हम मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ देखते हैं, उससे हमें पता लगता है। प्लस मैं एक इंडेक्स आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अगर आप देखेंगे सारे इंडेक्स है, इन सबके ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है। तो अगर आप फार्मा देखेंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, हम सबको पता है, ठीक है, काफी टाइम से हमें पता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे फार्मा के अंदर क्या था, फार्मा को रिटर्न नहीं दे रहा था बहुत सालों से। अगर आप फार्मा को देखेंगे 2015 से थोड़ा सा आगे जाकर के इसने एक हाई लगाया था 2015 में, और ये देखिए, और यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट देने में लगाया 2024 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। इस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 15,000 के आसपास और आज ये ट्रेड कर रहा है 22,870, लगभग 29,000 के आसपास। तो अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं तो रिटर्न ऑलमोस्ट होता है 60% के आसपास, 50-60% के आसपास का रिटर्न होता है जो पिछले 1 साल में फार्मा ने दिया है। तो क्या निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया है? नहीं। तो इसी तरीके से आप मार्केट के अंदर ऐसे इंडाइसेस ढूंढ सकते हैं जो मार्केट के हिसाब से तेज भाग रहे हैं। जैसे कि निफ्टी के अंदर बेरी सिग्नल मिल गया था आरएसआई के हिसाब से, अगर आप फार्मा पे देखेंगे फार्मा में अभी भी नहीं मिला है, आप ये देखिए, है ना। तो फार्मा के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है ना। और आपने देखा आईटी के अंदर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो दोनों के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। तो काफी लोग यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। वो क्या करेंगे, निफ्टी वीक हो रहा है, कोई बात नहीं, जो इंडस्ट्री मार्केट के अंदर अच्छी चल रही है वो उसके अंदर अपना पैसा ज्यादा डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। तो जैसे कि आईटी में हमने देखा कि बुलिश चल रहा है, फार्मा में हमने देखा उसका भी चार्ट अच्छा चल रहा है, निफ्टी जैसा गिर नहीं रहा, बढ़ रहा है तो तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स और ऐसी इंडस्ट्री लेकर के आप मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। निफ्टी को बीट करने में ये आपकी मदद करेगा, लेकिन मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर के चलना है, ये डिस्क्लेमर देना दोस्तों मेरा काम है, क्योंकि रिस्क मार्केट में हमेशा रहता है और लॉस की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर हमेशा रहती है। अब चलिए हमें यह पता लग गया निफ्टी फार्मा का, ठीक है, प्लस हमने आईटी देख लिया, दोनों देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, स्टॉक्स मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक स्कैनर देखते हैं, देन उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। और इस स्कैनर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इस स्कैनर के बाद हम एक स्कैनर और देखेंगे जो आपको इंडेक्स के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरा जो बहुत सारे स्कैनर्स मैंने बनाए, जैसे कि देखिए आरएसआई विद एडीएक्स ट्रेडिंग चाणक्य बाय अनमोल मित्तल। देखिए इस स्कैनर में देखिए हम करते क्या है, 3-4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है जरा देखते हैं, द मंथली आरएसआई, जो आपका मंथली वाला आरएसआई है, जैसे कि हमने देखा अभी मंथली के टाइम फ्रेम में हमने चार्ट लगाया हुआ था,
वो क्रॉसेस अबव करे मंथली एसएमए को, मतलब हमने आरएसआई की लाइन के ऊपर एक एसएमए की लाइन लगाई है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आप देखिए, ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, जब भी क्रॉसेस अबव करेगा तो आपको सिग्नल मिलेगा। उसके बाद देखिए मंथली एडीएक्स, एडीएक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर 25, ताकि हमें ऐसे स्टॉक मिल सके मार्केट के अंदर जिनके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, ये ना एक ट्रेंड बना हुआ है, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश हो, बुलिश ही बना होगा जब मंथली आरएसआई क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखिए एक कंपनी दिख रही है एल्गी रबड़। पहली बात, जितने भी स्टॉक्स में यहाँ पर दिखा रहा हूँ कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर ये जो फिल्टर है ये आपको स्टॉक्स दिखा रहा है। आपको बाय करना है, सेल करना है, ये आपकी कॉल है, आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब एल्गी रबड़ को हम देखते हैं कि क्या कर रहा है। एल्गी रबड़ क्या मार्केट में नीचे भागा, क्या मार्केट जब गिर रहा था तब ये क्या रिएक्ट कर रहा था, चलिए देखते हैं। अभी देखिए ये इसका चार्ट है एल्गी रबड़ का, और ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। जब मार्केट गिर रहा था, यस ये भी गिरा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा था। ये देखिए मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा था, लेकिन हुआ क्या इसके अंदर, ये मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये इसी मंथ की करंट मंथ की कैंडल इसके अंदर फॉर्म्ड हुई है। जो करंट मंथ की दोस्तों इसके अंदर कैंडल फॉर्म्ड हुई है ना, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसने एक लो बनाया था लगभग 90 रुपीज के आसपास, और अभी चल रहा है 134। तो ये अभी 40% का इसके अंदर मोमेंटम आया, 40-50% का मोमेंटम आया है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, ओनली 1 वीक। सिर्फ इसको 1 वीक लगा ये मोमेंटम देने में, एक वीक के अंदर 40% का मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आ गया है, और हमारे सेटअप ने इसको पकड़ लिया है इस स्टॉक को, कि भाई इसके अंदर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ असाधारण हो रहा है, और ये बहुत तेजी से भाग रहा है, राइट। इसी तरीके के जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने का एक मौका देते हैं, लेकिन बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स है। अगर आप देखेंगे गिरते भी तो देखिए कितना गिरा, जैसे कि 130 का लेवल था तो लगभग ये 70 रुपीज नहीं 70 नहीं 90 रुपीज के आसपास आ गया, तो ये गिरा भी 20-30% के आसपास था। तो वॉलेटिलिटी रहती है इनके अंदर, लेकिन तेजी भी साथ में बनी हुई है। चलिए एक दो स्टॉक और देखते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट लगाते दोस्तों, सेकंड स्टॉक। अभी देखिए सीसीएल प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये भी भागने की कोशिश कर रहा है, ये भी आज बहुत अच्छा भागा हुआ है, ये भी गिरा था साथ में, लेकिन गिरने के साथ देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक हाई बनाया था, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हमें मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स मिलते हैं। अब देखिए ई क्लर्क्स हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो ई क्लर्क्स सर्विसेज, ये देखिए मार्केट गिरा, इस स्टॉक को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसका एडीएक्स देखेंगे वो भी 25 से ऊपर है, तो ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपना ऊपर चल रहा है। मार्केट गिरता है गिरता रहे, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्टॉक दोस्तों और है जिसका नाम है न्यूलैंड। ये देखिए अब न्यूलैंड के अंदर क्या हुआ, ये बढ़ रहा था थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखिए वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, तो गिरा जरूर है, लेकिन अगर आप इसको ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रिवाइव करने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1 मंथ का टाइम फ्रेम, तो ये देखिए पिछले महीने निफ्टी गिरा था, ये तो देखिए करंट मंथ की कैंडल है ना। लास्ट मंथ निफ्टी क्या करा था, निफ्टी ने मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन ये ऊपर गया था लास्ट मंथ। आप कैंडल देखेंगे अगर निफ्टी की, तो लास्ट मंथ की आपको रेड मिलेगी, लेकिन इसकी ग्रीन है, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट की गिरावट से। तो बेसिकली दोस्तों करना क्या चाहिए, आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये चेक करना चाहिए कि कौन से स्टॉक आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको टाइम लिमिट दीजिए अपने स्टॉक्स की, क्योंकि एवरी इंडेक्स रीबैलेंस करते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की भी बात करें, वो भी रीबैलेंस करते हैं, एक टाइम आता है उसके बाद वो चेक करते हैं क्या कौन कौन से स्टॉक हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, तो उनको एंटर करेंगे, और जो नहीं आ रहे उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से चीजें कर सकते हैं जरा समझने की कोशिश करिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एग्जांपल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास 10 स्टॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 स्टॉक है। अब 10 में से हम क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक महीने में रीबैलेंस करना चाहता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एवरी मंथ आऊंगा, मैं एंड ऑफ द मंथ आऊंगा, और मैं चेक करूंगा कि कौन कौन सा स्टॉक मेरे रडार के अंदर सही है, मतलब जो मैंने रूल बनाया। अब जैसे कि मेरा रूल क्या होना चाहिए, और फॉर टेक्निकल बेसिस पर कोई भी रूल देखिए आपको बनाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये रूल बनाना है। मैं ये देखूंगा
कि कौन सा स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब RSI मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमने टेक्निकल देखा था, तो हमने टेक्निकल बेसिस पे क्या करा, कौन कौन सा ऊपर चल रहा है, तो मैंने कहा ये वाला ऊपर चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये। तो मैंने देखा कि 3 स्टॉक यहाँ पर खराब हो गए। देखिए 1 2 3, तो 3 स्टॉक वीकनेस दिखा रहे हैं। ये वीकनेस इनके अंदर आ रही है। चाहे फंडामेंटल रीजन आप ले सकते हैं, टेक्निकल ले सकते हैं, वो आपकी कॉल है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्टॉक देखे जो मुझे ऐसा लग रहा है वीक लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 3 स्टॉक बाहर से ले आऊंगा जिनका RSI मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। दैट्स इट, मेरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो गया। ये स्टॉक मैंने निकाल दिए। अब काफी लोग कहेंगे सर जो ये 3 स्टॉक हमने निकाले थे ना, ये बाद में भाग गए। अगर ये स्टॉक बाद में भाग गए तो आपकी रडार में वापस आ जाएंगे, वापस ये बुलिश जोन में आ जाएंगे। क्योंकि होगा क्या, जरूरी नहीं है कि सबके 10 स्टॉक आपके भाग रहे होंगे, इनमें से कुछ स्टॉक फिर बीच में खराब होंगे। तो जो खराब हो गए उनको बाहर करिए, और अगर वो बाहर हो गए और ये 3 स्टॉक वापस अगर आ रहे हैं तो वापस एंटर हो जाएंगे। तो नॉर्मली इसी तरीके से इंडाइसिस बनते हैं मार्केट के अंदर, इसी तरीके से बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर काम करता है। वो एक रूल बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, प्लस एक डेट डिसाइड करता है कि 1 महीने के बाद मुझे रीबैलेंस करना है, 2 महीने के बाद करना है, 3 महीने के बाद करना है। जब भी वो रीबैलेंस करेगा तो इस तरीके से काम करेगा। अब चलिए ये तो होगी स्टॉक्स की बात। अगर आप इंडस्ट्री वाइज ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं काफी कहता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक लेने से ज्यादा अच्छा, रिलैक्सफुल और प्लस कम रिस्की जो है वो इंडस्ट्री होती है। प्लस अगर आप रिस्क मार्केट में कम लेते हैं तो रिवॉर्ड भी मार्केट के अंदर कम हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क के साथ रिवॉर्ड आएगा और उसी तरीके से वो चीजें मैनेज होगी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों हम ये मान लेते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि आपने ये देखा कि हम स्टॉक्स को अंदर बाहर कर रहे हैं, इसी तरीके से आप मान लेते हैं आपने 5 इंडस्ट्री मार्केट में चूज कर ली कि मुझे 5 इंडस्ट्री के ETFs लेने हैं। जैसे कि फार्मा के भी ETF अवेलेबल है, रियलिटी के भी ETF अवेलेबल है, निफ्टी के ETF अवेलेबल है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अवेलेबल है। तो जितनी भी इंडस्ट्री है लगभग सभी के ETFs अवेलेबल है। हो सकता है एक आध इंडस्ट्री के अवेलेबल ना हो। तो मान लेते हैं कि आपने 5 इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए IT ठीक चल रहा है, मैंने मान लीजिए फार्मा ठीक चल रहा है, मैं मान लेता हूँ कि बैंक्स ठीक चल रहे हैं, तो निफ्टी बैंक्स मैंने कंसिडर कर लिया। उसके बाद और इंडस्ट्री है, रियलिटी मान लेते हैं कि रियलिटी के स्टॉक सही चल रहे हैं, या मैं मान लेता हूँ मेटल ठीक चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक चल रहा है या खराब चल रहा है। तो मैंने क्या है 5 इंडस्ट्री अपनी चूज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, हर महीने या हर 6 महीने में जब भी आपको ऐसा लगे, आपको ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री वीक हो रही है और कौन सी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो मान लेते आपने देखा जी IT ठीक चल रहा है, फार्मा ठीक चल रहा है, बैंक थोड़े वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रियलिटी मान लेते वीक होती हुई दिखाई दे रही है, मेटल मान लेते वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन 3 इंडस्ट्री को बाहर करिए अपने पोर्टफोलियो से, और नई इंडस्ट्री जो अच्छा कर रही है, जिनका ट्रेंड अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरे और लेकिन वो बढ़ गए या वो कम गिरे, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके अंदर इनको आपको एंटर कर लेना चाहिए, इनको बाहर कर देना चाहिए, और हर एक टाइम के बाद आप इनको चेकआउट करते रहे। इसी तरीके से बड़े पोर्टफोलियोज बनते हैं, चेकआउट होते हैं। ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब एक स्ट्रेंथ देखना, एक कंपैरिजन करना दूसरे के अंदर की क्या मार्केट में हो सकता है। चलिए अभी स्टॉक का मैंने स्कैनर आपको दिखाया, साथ में अब एक नया स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो स्कैनर है ये स्कैनर इंडाइसिस के ऊपर है, मतलब आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी इसमें। देखिए ये वाला स्कैनर है, तो जैसे कि देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसे इंडाइसिस मिल जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो जैसे कि देखिए निफ्टी IT इसके अंदर आ गया, हेल्थ केयर आ गया, फार्मा आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया। अब ये सारे जो इंडाइसिस है ये मेरे क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए मैंने ADX लगाया है 25। बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर ADX देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ADX एक बार हटाता हूँ, रन स्कैन करते हैं। ठीक है, हटा नहीं एक सेकेंड, अच्छा यस ठीक है, रन स्कैन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी भी 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास इंडाइसिस आ रहे हैं। ADX की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इंडाइसिस में नहीं होती है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक चोपी होते हैं, इंडस्ट्री पे चोपी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि ADX के अंदर रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो आप देखिए IT आज लगभग 4% बढ़ा है, पूरा ये सेक्टर ही 4%, मतलब इंडेक्स ही 4% बढ़ा है, निफ्टी 1% या 4%, हेल्थ केयर 1%, फार्मा 1%। तो ये सभी ये वो आगे जिनके अंदर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, प्लस ये तेजी से भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे IT तो हमने देख ही लिया था, प्लस हम देख लेते हैं एक बार हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर क्या कर रहा है और पिछले कुछ टाइम में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो निफ्टी हेल्थ केयर ये देखिए ये इंडेक्स आ गया निफ्टी हेल्थ केयर का। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं ETF आपको मिल जाएगा या फंड मिल जाएगा,
तो आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसका चार्ट है, ठीक है। तो ये भाई साहब भी गिरे थे, आप ये देखिए, ये भी 15,000 से गिरे थे, 15,000 से लगभग 14,000 से थोड़ा सा ऊपर रह गए थे, तो ये भी गिरे थे। लेकिन अभी कहाँ चल रहे हैं? 14,500। हाई कितना बनाया था? 15,000। सिर्फ 500 पॉइंट्स, लगभग 3% ही दूर है, 3 या 4% दूर है अपने हाई से। निफ्टी कितने परसेंट दूर है? 10% दूर है। तो देखा जाए इसके अंदर तेजी बनी हुई है। प्लस इनका आप आरएसआई देखेंगे, आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, चार्ट बहुत बड़ा नहीं है, दैट्स वाई रीजन ये प्रॉपर्ली आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर ही आरएसआई चल रहा है, ठीक है। पिछले एक साल में देखिए क्या करा। पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो अभी देखिए चल रहा है 2024 चल रहा है नवंबर। तो हम ये देखते हैं कि पिछले साल ये था लगभग यहाँ पर, यहाँ देखिएगा। तो हेल्थ केयर में क्या हुआ पिछले साल, कहाँ था ये? और ये देखिए नवंबर, ये देखिए। तो इस टाइम लगभग चल रहा होगा ये 10,000 10K, और अभी देखिए कितना चल रहा है, लगभग 14.5। तो 45% का रिटर्न इसके अंदर एक साल के अंदर अभी भी है, और अभी भी टॉप पर चल रहा है, अभी भी डाउन होने की कोशिश नहीं कर रहा। हेल्थ केयर में बेसिकली देखिए क्या है कि प्रीमियम बहुत बड़े कंपनीज के, अगर हम ऐसी कंपनीज देखें, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कराई है तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में प्रीमियम 20, 30, 40% तक बढ़ा है ना, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ गई है, इनको प्रॉफिट्स आ नहीं रहे थे, तो प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, दैट्स वाई रीजन ये परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं, टेक्निकल बेसिस पे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि ये जो इंडस्ट्री है आज की डेट में निफ्टी 50 को इसने बीट करा है। अब आगे करेगा नहीं करेगा वो गारंटी नहीं है, वो हमें पता लग जाएगा जब ये वीक होगा, जब आरएसआई नीचे आएगा तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि फिलहाल निफ्टी 50 को बीट कर रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाऊं, क्या निफ्टी 50 का चार्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है? आप यहाँ देखिए, नहीं चल रहा है, देखिए काफी दूर है, 26,400 तक चला गया था, अभी भी बहुत दूर है ना। और प्लस वो जा चुका है। और प्लस अगर हम एक साल का इसका परफॉर्मेंस देखें निफ्टी 50 का, तो क्या रहा है अगर हम अभी के हिसाब से कंसीडर करें, तो नवंबर में लगभग ये था 20,000 के आसपास निफ्टी 50, अभी कितना चल रहा है? 24,500 के आसपास, ठीक है। कितना रिटर्न है? लगभग 20%। और हेल्थ केयर ने कितना दिया था? 45% था। और फार्मा में हमने देखा दोस्तों, फार्मा में कितना था? फार्मा में था लगभग 50 to 60%, और रियलिटी के अंदर भी अच्छा था, रियलिटी में मेरे ख्याल से 40% था। तो ये सारे वो इंडेक्स है जो निफ्टी 50 को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हम मार्केट में ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्री आपको बेटर लग रही है उस इंडस्ट्री को लेने में क्या बुराई है। जो स्ट्रेंथ दिखा रही है, जो ज्यादा भाग रही है, वही है। जैसे कि गुजरात के अंदर एक फेमस कहावत है कि भाव भगवान है, तो जो भाव ज्यादा देगा, जो पैसे ज्यादा देगा, तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे इंडेक्स आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और मार्केट के अंदर गिरावट के अंदर ये आपको ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट हल्का भागा, वो ज्यादा भागे, है ना। लेकिन आपकी कॉल है, रिस्क आपका है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है नहीं लेनी आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। और प्लस आपको ये सोच समझ के करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। दोनों स्कैनर, इंडेक्स वाला स्कैनर प्लस स्टॉक वाला स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप टेक्निकल बेसिस पे देख सके कि किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आ रही है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, आप स्टॉक फिल्ट्रेशन करने में आपको मदद मिले। लेकिन स्टॉक जो स्कैनर आपको दिखा रहा है, तो एक बार आपको मैनुअली भी देखना है, मैनुअली जाकर के देखिए क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लस अपने हिसाब से जो आप पोर्टफोलियो बना दे उसको रीबैलेंस करने में ये स्कैनर्स आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है, कोई बढ़ता हुआ स्टॉक कभी भी गिर जाता है, तो रिस्क मार्केट में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो ये बात दोस्तों सोच समझ के चलिए, और उसी हिसाब से मार्केट के अंदर रिस्क लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट करना दोस्तों मार्केट में बड़ा जरूरी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस वाले इंडस्ट्री प्लस स्टॉक ढूंढ सकते हैं। लेकिन रिस्क मार्केट में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो ये चीज़ दोस्तों हमेशा सोच समझ के चलिएगा। प्लस दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले कुछ मेरी फेवरेट बुक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा वीडियो में, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 3-4 बुक्स आपके साथ शेयर करी है। तो पहली बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, दूसरी बुक है दोस्तों स्टॉक मार्केट विजार्ड, ये मार्क मिनरविले की बुक है, और प्लस अगर आप देखेंगे तीसरी बुक डुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी।
तीनों बुक आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप इन बुक्स को पढ़िए अगर आपको टाइम मिले, और इनको पढ़ के आप अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इन बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और प्लस अगर मैं बात करूं फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स की, जो हमने लॉन्च करा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, कोई आपको इसके लिए पैसा नहीं देना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, प्लस एक नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिएगा। और तीसरा दोस्तों काम आपको करना है कि आपको एक लिंक हमने दिया है गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके फिल करके भेज दीजिए। हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू वो कोर्स भिजवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना अभी पैसा देना है ना बाद में देना है। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर हमने फॉर्म भरा था, हमें कोर्स नहीं मिला, जिसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि आपने मेल आईडी के अंदर कोई ना कोई गलती करी है, आपने सही नहीं डाला। अगर आपने सही डाला है, मेल आपको गई है, तो आपका कई बार इनबॉक्स फुल होता है। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि एक बार आपने मेल आईडी डाली, उसमें काम नहीं करा, तो किसी सेकंड पर्सन की मेल आईडी, अगर आपकी कोई दूसरी मेल आईडी है, फैमिली में किसी की मेल आईडी है, तो वो डाल दीजिए। क्योंकि कई बार एक मेल आईडी के अंदर कुछ कंसर्न आ जाता है, टेक्निकली वो नहीं पहुंचता है, तो सिस्टमेटिक होता है। मैं मैनुअल तो आपको भेजता नहीं, वो सारा डाटा कलेक्ट होता है, वो सिस्टम से सारी मेल आपके पास जाती है। तो वो आप एक काम करिए, दूसरी कोई मेल आईडी डाल दीजिए, और मेक श्योर कि मेल आईडी बिल्कुल ठीक हो, डॉट वगैरह देख लेना कि बिल्कुल ठीक हो, एक्यूरेट हो, और वो मेल आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक होगा टेक्निकली, तो कोई कंसर्न नहीं आएगा आपको। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।